बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सी ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन आज सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए, जो कि इस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने जेवलिन थ्रो के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ पे उनके साथ इंडिया के नीरज भी होंगे और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये एशियन गेम्स की तस्वीर है। इसमें नीरज और पाकिस्तान के अरशद नदीम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं और ये साथ आई बिलीव कोई चाइनीज खड़े हुए हैं और वो उनको देख रहे हैं। क्या ये अच्छा हो कि ये तीनों ममालिक जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ अपने मसले मसाइल सॉल्व करें, लोगों को अच्छे तरीके से जिंदा रहने दें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और आपस में अच्छे हमसायों की तरह अच्छी जिंदगी गुजारें। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान के अरशद नदीम को और इंडिया के नीरज को। चलें अपनी खबरों की तरफ चलते हैं। आज बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा, सब लोग यही समझ रहे होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो इंडिया के नए एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे भी ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट खबर है, आगे चल के आपको बताता हूँ। आज की सबसे पहली खबर जो है वो रशिया के हवाले से है। रशिया के एक पॉलिटिशियन हैं और उनके फॉर्मर एयरफोर्स के पायलट भी हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो रशिया के Su-34 फुल बैक जहाज है, जो कि इस वक्त सीरिया के अंदर यानी कि शाम के अंदर सीरियन आर्म फोर्सेस के साथ लड़ रहा है, उसके कॉकपिट की एक उन्होंने तस्वीर शेयर की है अपने फेसबुक के ऊपर और उसमें उन्होंने दिखाया कि इस Su-34 के अंदर एक GPS सिस्टम लगा हुआ है। अब GPS जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का बना हुआ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ये बेसिकली एक सैटेलाइट सिस्टम है। आप सब जानते ही हैं आजकल हर मोबाइल के अंदर ये GPS सिस्टम होता है जिसके जरिए से आप लैंड लॉन्ग वगैरह लेते हैं। अब दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम यूज करते हैं। अमेरिकन जो है वो GPS सिस्टम यूज करते हैं, ये उन्होंने बनाया हुआ है। यूरोप के अंदर गैलीलियो सिस्टम यूज किया जाता है, यूरोप जो है वो अपना गैलीलियो सिस्टम बना रहा है। रशिया ने अपना ग्लोनास सिस्टम बनाया हुआ है और वो उसको यूज करते हैं। डेफिनेटली रशियन मिलिट्री जो है वो अपना सिस्टम यूज करती है, यानी कि ग्लोनास यूज करती है। अमेरिकन मिलिट्री जो है वो अपना यानी कि GPS सिस्टम यूज करती है। जो भी मुल्क अमेरिकन इक्विपमेंट परचेज करेगा, यानी कि अगर कोई भी मुल्क F-16 परचेज करता है तो उसके अंदर GPS सिस्टम लगा होगा। जो भी ममालिक जो है वो रशियन सिस्टम परचेज करते हैं उनके अंदर ग्लोनास वाला सिस्टम लगा होगा और जो भी ममालिक चाइनीज शिप्स लेंगे या चाइनीज जहाज लेंगे उनके अंदर बेदू सिस्टम यूज किया जाएगा। अब इस पोस्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो रशियन Su-34 फुल बैक जहाज है, इसके कॉकपिट के अंदर जो पायलट है वो ये GPS सिस्टम यानी कि अमेरिकन सिस्टम भी यूज कर रहा है। ये एक बड़ी हैरानगी वाली बात है कि रशियंस जो है वो क्यों अमेरिकन सिस्टम यूज करेंगे। अमेरिका इस सिस्टम को डिसरप्ट भी कर सकता है और इस डिसरप्शन की वजह से रशिया को अपने टारगेट्स को अचीव करने में भी मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है। तो फिर रशियन एयरफोर्स जो है वो ये GPS सिस्टम क्यों इस्तेमाल कर रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई लोग ये कह रहे हैं कि रशियन एयरफोर्स ये सिस्टम इस वजह से यूज कर रही है, एक तो वो एज ए रिडंडेंसी इसको यूज कर रही है, यानी कि एज ए बैकअप इसको यूज कर रही है, प्लस वो अपने सिस्टम के साथ इसको मैच करना चाह रहे हैं कि ग्लोनास की एक्यूरेसी कितनी है और GPS सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी है। लेकिन इवन देन इसको पब्लिक डोमेन में उन्होंने निकाला है, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? या ये गलती से पब्लिक डोमेन में आ गया या रशियन ने जानबूझ के इसको पब्लिक डोमेन के अंदर निकाला है? इस बात का जवाब अभी तक किसी को नहीं पता चला। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रशियन सिस्टम जो है वो कभी कभी मेल फंक्शन कर जाता है, इस वजह से जो रशियन पायलट्स हैं वो ये अमेरिकन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको अगर उनका अपना सिस्टम मेल फंक्शन कर जाए तो वो अमेरिकन सिस्टम के जरिए से जो है वो बॉम्ब्स वगैरह फेंक सके। तो जो ममालिक इस वक्त रशियन जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। चलें देखें आगे इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर जो है वो अमेरिका के E-2 AWACS के हवाले से है। अब आपको पता है कि ये जो E-2 AWACS है इसको अमेरिका जो है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से इस्तेमाल करता है। वैसे अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो E-3 सेंट्री AWACS यूज करती है, लेकिन ये जो E-2 हॉकाई AWACS है इनको अमेरिकन नेवी जो है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से इस्तेमाल करती है। इस वक्त दुनिया के दो और ममालिक हैं जो ये E-2 हॉकाई AWACS इस्तेमाल करते हैं, एक जापान और एक फ्रांस। फ्रांस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ये E-2 AWACS इस्तेमाल करता है। जापान के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जो कि इन E-2 AWACS को लॉन्च और लैंड करवा सके। इस वजह से आई थिंक कि जापान जो है इनको अपनी ग्राउंड बेस एयर बेसिस के ऊपर से ऑपरेट करवाता है। ये AWACS जो है ये काफी ज्यादा पुराने हो चुके में हैं और अमेरिकन नेवी अब इनको अपग्रेड करवाना चाह रही है। इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो तकरीबन 4 सालों के अंदर बंद कर दी जाएगी, लेकिन अमेरिकन नेवी जो है इन जहाजों को अगले तकरीबन 30 सालों तक अपनी नेवी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसके लिए अमेरिकन नेवी ने एक अपग्रेड प्रोग्राम जो है उसको प्लान किया है, जिसके अंदर इस जहाज के कॉकपिट की एवियोनिक्स वगैरह चेंज कर दी जाएंगी, मिशन सिस्टम कंप्यूटर्स को चेंज कर दिया जाएगा, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज जो है उनको एनहांस किया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी जो है उसको एनहांस किया जाएगा। अब एक खबर आई है कि इजिप्ट और ताइवान जो है वो भी इस E-2 AWACS के अंदर इंटरेस्टेड है। अगर इजिप्ट और ताइवान ये E-2 AWACS खरीदते हैं तो उनकी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। AWACS के जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर एयरफोर्स की जरूरत है और अगर ताइवान ये AWACS परचेज करता है तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। खैर जैसे जैसे इस खबर के ऊपर कोई अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म रखूंगा।
आज की अगली खबर जो है वो इंडिया के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के हवाले से है। बहुत देर से ये खबरें थी कि इंडिया जो है वो अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वर्किंग कर रहा है। उसकी एक तस्वीर भी जो थी वो इंटरनेट के ऊपर फ्लोट कर रही थी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी डिजाइन टीम ने डिजाइन किया है और इसको कोचिन शिपयार्ड के अंदर तैयार किया गया है और ये इंडियन नेवी का एक लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट है। 2009 के अंदर इसको बनाना शुरू किया गया था, 2013 के अंदर इसको एक दफा लॉन्च भी किया गया और अब 2021 के अंदर जो है इसके सी ट्रायल्स जो है उनको स्टार्ट किया गया। ये तकरीबन 8 साल के बाद इसके सी ट्रायल्स जो है उनको स्टार्ट किया गया। लेकिन अगर आप इसकी तस्वीरों को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके ऊपर कोई रेडार्स वगैरह जो है वो अभी इंस्टॉल नहीं किए गए। अभी आई बिलीव कि इसके सिर्फ पावर सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई रेडार्स वगैरह नहीं लगे हुए और इस वजह से समझा जा रहा है कि इसके दूसरे सिस्टम जो है उनको बाद में इंस्टॉल किया जाएगा और बाद में उनको टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे देखने वाली बात है वो ये होगी कि इंडिया इसके ऊपर कौन से जहाज जो है उनको हाउस करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये कोई कैटापल्ट लॉन्च वाला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इस वजह से ये देखना पड़ेगा कि इंडिया इनके ऊपर कौन से जहाजों को रखता है। इस वक्त जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर इंडियन MiG-29K जहाजों को रखा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियन नेवी जो है वो उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बोइंग ने अपने F-18 जहाजों को भी स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से लॉन्च करने की प्रैक्टिस वगैरह कर रखी है और ये समझा जा रहा है कि बोइंग के F-18 जहाज जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। लेकिन देखें कि इंडियन नेवी कौन से जहाज जो है उनको चूज करती है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। ये एक मॉडल की तस्वीर नजर आई थी जिसके ऊपर इंडिया के तेजस जहाज जो है इनको रखा गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन नेवी जो है वो तेजस जहाजों को पसंद करती है और उसने ऑलरेडी तेजस जहाजों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया हुआ। सिंगल इंजन जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से वो कितना ज्यादा फ्यूल लेके जाएंगे, कितने ज्यादा बॉम्ब्स वगैरह उठा के लेके जाएंगे, तो ये इंडियन नेवी के लिए जो है मेरा नहीं ख्याल के फीजेबल होंगे। इंडियन नेवी 2 इंजन वाले MiG-29 से इस वक्त खुश नहीं है, तो वो तेजस से किस तरह से सेटिस्फाई हो सकती है। इंडिया इस वक्त एक जहाज के ऊपर काम कर रहा है, उसको उसने नाम दिया हुआ है TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। इस जहाज के बारे में समझाया जा रहा है कि इंडिया इस जहाज को खुद से डेवलप करेगा और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इसको हाउस करेगा। लेकिन अभी ये जहाज जो है आई बिलीव के सिर्फ ड्राइंग बोर्ड के ऊपर है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि INS विक्रांत के लिए इंडिया को किसी न किसी जहाज को परचेज करना पड़ेगा। देखें इंडियन नेवी जो है वो कौन सा जहाज परचेज करती है। F-18 के बारे में समझा जा रहा है कि वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। चलिए आज की अपनी सबसे इंपॉर्टेंट खबर की तरफ चलते हैं। इंडियन नेवी जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर कुछ अपने वॉरशिप्स भेज रही है। जैसा कि आपको पता है कि जब पिछले साल चाइना और इंडिया के दरमियान में मसले मसाइल हुए थे, उस वक्त से ये बातें जो थी वो सामने आ रही थी कि इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो चाइना को समंदर के अंदर जो है वो टफ टाइम देगा। अब इंडिया जो है वो अपने कुछ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स भेज रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। ये जहाज जो है ये तकरीबन 2 महीने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर रहेंगे और अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और जापानीज नेवी के साथ ये जो है वॉर गेम्स वगैरह करेंगे, कोई एक्सरसाइज वगैरह करेंगे या वैसे कोई मनूवरिंग वगैरह करेंगे। और इस डिप्लॉयमेंट को इंडिया ने नाम दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कहा तो इंडिया ने यही है कि ये जो नेवल टास्क फोर्स हम साउथ चाइना सी के अंदर भेज रहे हैं, इसका मकसद जो है वो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ जो है वो ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाना है। लेकिन सबको पता है कि ये जो अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है, उसके तहत अमेरिका अपने एलाइज को इकट्ठा कर रहा है और साउथ चाइना सी के अंदर वो चाइना को एंगेज करने के बारे में सोच रहा है। इस टास्क फोर्स के अंदर इंडियन नेवी जो है वो तकरीबन 4 जहाज जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर भेजेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी होंगे, मिसाइल फ्रिगेट्स भी होंगे और ये डिप्लॉयमेंट तकरीबन 2 महीने जारी रहेगी। इस वक्त अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप है USS रोनाल्ड रेगन, वो साउथ चाइना सी के अंदर है और वो आने वाले दिनों के अंदर फिलीपीन के नजदीक जो है वो अपनी कुछ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेगा। इंडिया के ये जहाज जो है इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेंगे और समझा ये जा रहा है कि क्वाड की ये पहली मुश्तरका कोई एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवल फोर्सेज जो है वो हिस्सा लेंगी और ये अपनी तर्ज की पहली मिलिट्री सिग्नलिंग होगी चाइना की तरफ। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा खबरें आएंगी। इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।